शुरू हो रहा था, मुझे भली बात ये समझ में आ रहा था चीज़ों 5th क्लास से ऑनवर्ड्स मुझे पता था कि मुझे क्लास ऑफिसर बनना है, क्योंकि मैं ऐसे गांव जैसे हालात से आता हूं तो मुझे पता था कि ये क्या चीज़ हो सकती है जो मेरे अराउंड जो डिप्राइवेशन है, जो मेरे अराउंड जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, प्रॉब्लम्स है, उनका समाधान किस में हो सकता है। मैं मेरे माता पिता को देखता था जो दिन रात काम करते थे, 1 रुपए की सेविंग नहीं होती थी, सब खर्चा हमारे एजुकेशन पे और जो चीजें हैं उस पे खर्च होती थी। तो मैं ये हमेशा सोचता था, मेरे आजू बाजू देखता था, पढ़ाई जरूर करता था मैं, तो इन सारी चीजों से मेरे अंदर था कि मुझे क्या बनना है। तो बहुत बार सुनने को मिलता था कि तुझे क्लास 1 ऑफिसर बनना है, तुझे IAS बनना है, तुझे IPS बनना है। भले ही मुझे IAS क्या होता है, IPS क्या होता है मुझे पता नहीं था, बस एक पता था कि ऑफिसर होता है, अच्छा वाला ऑफिसर होता है जो समाज में मूलभूत बदलाव ला सकता है, जो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उनको सुन सकता है, उनके समाधान का हल निकाल सकता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, 10th में गया, 11th 12th में गया, ग्रेजुएशन में वन ऑफ द ऑटोनॉमस पॉलिसी की, तो मुझे पता चला कि UPSC एग्जाम क्या होता है। बट उसी टाइम मुझे हमेशा से और आप लोगों से भी कहना है कि हमेशा आप हायर एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी रखिए। जब मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद मैं सीधा UPSC में उतर सकता था, बट टेक्निकली स्ट्रांग होने की वजह से मैंने गेट एग्जामिनेशन दिया, उसमें मुझे सभी IITs और IISc से ऑफर आई। उसमें मैंने IISc बीइंग वन ऑफ द प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट उसको चूज किया। क्यों चूज किया? कि ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है जहां आपको रिसर्च क्या होता है ये सीखने को मिलेगा। आपका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जिसे हम साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं, वो एक भली बात ही समझ में आएगा, आपका एटीट्यूड होगा वो उसमें बदलाव आएगा, आप बहुत सारी चीजों के बारे में सीख लोगे। तो इस वजह से मैंने उसको प्रेफरेंस दिया और मैं के बाद स्पर्धा परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें उतरने की मैंने सोची। और मैं जब मास्टर्स में था तब मुझे 20 लाख का पैकेज मिला था। तो उसके बाद मैंने ये तय किया कि मैंने ऑप्टिमम जो हायर एजुकेशन होता है, आज आप देखोगे कि ग्रेजुएशन कम से कम है, बट मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम एग्जाम, कम से कम क्वालिफिकेशन लेना है। भले आप एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, लॉयर, कोई भी बन सकता, कोई भी किसी भी ड्रीम देख सकता है, बट मैं हमेशा आपको कहूंगा कि हायर एजुकेशन आपकी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। 2019 में जब मैं मास्टर्स बना, मुझे प्लेसमेंट मिली, बट मेरी वहां से UPSC की जर्नी स्टार्ट करना मैंने डिसाइड किया। उसके बाद मैं 2019 में UPSC एग्जाम लिखा। उस टाइम में UPSC की एग्जाम होती है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें CIS में सेलेक्ट हुआ, ऑल इंडिया रैंक 8 आया। उस 8 या 9 महीने के जो दौर होता है उसमें मैंने किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट की मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि 10th 12th ये आपके लाइफ का, आपके करियर के जर्नी का या एजुकेशन के जर्नी का बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। इसको आप इग्नोर मत करिए। अभी से जो आपके सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, उसमें भी ग्रामर है, इन चीजों को बहुत बेहतर बनाएं, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। क्योंकि UPSC के एग्जाम में आप देखोगे CSAT का पेपर होता है। CSAT में जनरल जो आपका रीजनिंग है और उसके अलावा आपका पैराग्राफ होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है और मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपका अभी से बेस अच्छा है तो आपको आगे जाके इस जो सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल UPSC के एग्जाम में, उसमें बहुत सारे IITs भी फेल हो रहे हैं। तो उस जो एग्जाम है उस एग्जाम में आप डेफिनेटली सक्सीड होंगे। तो जो आपके अभी बुनियादी सब्जेक्ट है, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है, आप बायोलॉजी में जा रहे हो, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, आप लॉ में जा रहे हो, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तैयारी के लिए उतर रहे हो, उसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रामर होगा, आपका साइंस होगा और आपका मैथ्स होगा। 2019 में जब एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू की, जब 20 लाख का पैकेज मिला था, तो उस टाइम जब मैंने बात घर वालों को बताई, मेरे भाई को बताई, वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बात हो गई। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मुझे UPSC की जर्नी शुरू करनी है। मेरे दोस्तों के साथ मैंने ये बात साझा की, उनको कहा कि मैं ये कंपनी ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा UPSC की तैयारी करने वाला हूँ। तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे जो मास्टर्स में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी UPSC के एग्जाम की तैयारी करेंगे। बट मैंने उनको ये जब बात बोली तो वो चौंक गए, वो शॉक हो गए कि तू इतना बड़ा पैकेज छोड़ के UPSC की एग्जामिनेशन तैयारी क्यों करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम भी करने वाले हैं, बट हम कंपनी नहीं छोड़ेंगे। इसमें 2-3 चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो लाइफ है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो दर्जा है वो किस पे डिपेंड है? आपके डिसीजंस पे और आपके चॉइसेस पे।
अगर इंपॉर्टेंट टाइम पे अगर आपने सही डिसीजंस और सही चॉइसेस आपके लाइफ में ले लिए तो आपकी जो जर्नी है वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएगी। उस टाइम मैंने मेरे दोस्तों को कहा कि नहीं मैं ये छोड़ूंगा, मुझे यूपीएससी की जर्नी करनी है, बट घर वालों को क्या बताऊंगा। जिस समय मैंने उनको पैसे देने की जरूरत थी उस समय में प्लेसमेंट छोड़ के प्रिपरेशन करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं पैसा कहां से। फिर भी मैंने घर वालों से बात की। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेरेंट्स है, जो टीचर्स है या जो भी मेंटर्स है, उनकी कितनी अहम भूमिका है अपने बच्चों को बढ़ावा देने में, उनको इंस्पायर करने में, कॉन्फिडेंस देने में और उनके साथ खड़े रहने में। जब मैंने घर कॉल किया, मेरे माता पिता को बोला कि मुझे प्लेसमेंट मिला है बट मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, तो जो भी कर रहा है उस पे हमें पूरा भरोसा है, तू जो भी करेगा उसमें जरूर सक्सेसफुल होगा। अगर तुझसे एग्जाम कोई क्लियर ना भी होगा तो कोई बात नहीं है, तू घर आ, तुझे घर बिठा के हम खिलाएंगे। इस चीज के बाद मुझे किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे पता था मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। और उसी दिन मेल लिखा कंपनी को, कंपनी वालों को कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, मैं आपको यहाँ 100% नहीं दे सकता, मन लगा के काम नहीं कर सकता और मैं ये कंपनी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। 5 सेकंड में उनका मुझे कॉल आता है, वो कहते हैं कि तू कंपनी क्यों छोड़ रहा है, जिस डिपार्टमेंट के नाम पे तुझे प्लेसमेंट मिली है वो डिपार्टमेंट इंडिया में टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट है, उस नाम पे कितनी प्लेसमेंट मिल जाती है, तो 1 साल पर अगर चाहे तो तेरा पैकेज हम बढ़ा के लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुझे 2-3 दिन की मोहलत देता हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, तो डिसाइड करके ठीक से बता। 3 दिन बाद संडे को मेरा कॉल आया, 3-4 सेकंड के लिए बात हुई, उन्होंने कहा शरण हैव यू डिसाइडेड? आई सेड यस आई हैव डिसाइडेड, आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन योर कंपनी। कॉल कट होता है। उस समय ना मैंने एक्चुअल यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी, ना मैंने कोई गाइडेंस लेने की शुरुआत की थी, मेरे हाथ से कंपनी चली गई थी। सब कुछ होने के बाद भी उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आप जब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आप जब किसी क्लास में पढ़ाई करते हैं और किसी पेपर में या किसी एग्जाम में या किसी ईयर में आपका स्कोर कम जा सकता है या कोई और चीजें हो सकती है, फैमिली में कोई कठिनाई हो सकती है, आर्थिक परिस्थिति की वजह से कठिनाई हो सकती है, उस समय आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, उस पे आपको मात करनी है, उसको आपको डिफीट करना है, आपको बाउंस बैक करना है। और उसलिए आपको मेहनत करने की और आप खुद पे सेल्फ बिलीव करें, खुद पे विश्वास करें कि मैं इस चीज को भली बात हरा सकता हूँ, मैं विजय होकर इससे निकल सकता हूँ। 2018-19 में वो जो समय था जहां मैं यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करना था, मेरे सामने कुछ नहीं था। फिर मुझे पता चला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप एग्जाम है, अगर उस स्कॉलरशिप एग्जाम को अगर आप दे दोगे तो वो आपको दिल्ली जाने का मौका देगी, जहां आप 8 महीने दिल्ली में पढ़ाई कर सकते हो। मैं जून 2018 के एंड में था, मुझे पता चला वो एग्जाम में 20 दिन बाद। मैं घर वालों को तब तक नहीं बताना चाहता था जब तक मेरे पास कोई ऑप्शन हो फ्यूचर में क्या करने का, तब तक मैं बताना नहीं चाहता था। एक मास्टर्स कंप्लीट हो रहा था, सब स्टूडेंट जा रहे थे, मैं हॉस्टल में 7-8 दिन एक्स्ट्रा रुका, वो एग्जाम देके सोलापुर गया, एग्जाम देके वापस आया, फिर पता चला वो एग्जाम कैंसिल हो गई है। फिर दोबारा, फिर उस दौर में सब हॉस्टल बंद हो गए थे, मैं जूनियर के रूम में शिफ्ट हुआ, सब सामान मेरा वहां लेके गया, फिर मैं वापस गया सोलापुर, वहाँ एग्जाम दी, फिर पता चला सिलेक्शन हुआ है, तब जाके मैं घर गया। अगस्त में मुझे दिल्ली के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। अब ये स्कॉलरशिप मेरे लिए 8 या 9 महीने की स्कॉलरशिप थी, इसमें मुझे सब कुछ सीखना था। मैं दिल्ली गया, दिल्ली पढ़ाई की, वहाँ इस एग्जामिनेशन को समझा, कॉम्पिटिशन कितनी बड़ी होती है, कितने लोग इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह से इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है, क्या सिलेबस होता है, किस तरह से सोर्सेज जो है, किताबें कौन सी होती है, बेसिक कहाँ से पढ़ना पड़ता है। 8 महीने लगातार एक स्लीपर पे महीना मुझे 12,000 मिलते थे, सुबह 6 बजे से 11-12 बजे तक मैं लाइब्रेरी रहता था और 8 महीने मैंने वहाँ पढ़ाई की। कोरोना का काल शुरू हुआ, मैं गांव शिफ्ट हो गया, खेत में पढ़ाई के लिए जाता था, बट मुझे भली भांति पता था कि इस एग्जाम को किस तरह से किया जा सकता है। जो मैं गया था 8 महीने मैंने पढ़ाई की थी दिल्ली में, वो मेरे जहन में उसने डाल दिया कि किस तरह से सिलेबस को देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है, नोट्स किस तरह से बनाने हैं, रिविजन किस तरह से करनी है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, वो मैंने भली भांति समझ लिया था। और कोरोना के काल में घर होते हुए भी मैंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 8 मुझे प्राप्त हुआ। उससे कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा, उससे ये पता चला कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस
जिस मैं राह पे चल रहा हूँ, जिस तरह से मैं इस एग्जामिनेशन को समझ रहा हूँ, उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो ठीक है। अगले साल मैं IPS बना, उसी साल में फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 127 में निकला। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये सब आप पे निर्भर है। अगर आप एक चीज को कितनी मेहनत और लगन से करते हैं, उस पे आपका फ्यूचर डिपेंड है। कोई भी कठिनाइयां हो सकती हैं। मैं ये बहुत लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि मैं 10th में था तो मेरे गांव में था, और 10th के बाद 11th 12th के लिए गांव के नजदीक 10-12 किलोमीटर पे एक शहर था, वैरा करके, वहाँ विद्या मंदिर जूनियर कॉलेज है, वहाँ 11th 12th में नहीं करी। परिस्थिति इतनी खराब थी कि गाड़ी में बैठ के, जीप में बैठ के, यहाँ जब मैं जीप देखता हूँ तो हर जीप को मैं रुकाने की कोशिश करता हूँ। उसके पीछे जो लोग लटक के जा रहे हैं उनको अंदर लेने की उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद 11th 12th में गांव से जब जाता था तो हर दिन सुबह 7 बजे जीपें खड़ी होती थी। जिसकी जीप पहले भर थी वो निकल जाता, सुबह 7 बजे था। जिसके पास 10 रुपए थे वो अंदर बैठता, जिसके पास 5 रुपए है वो पीछे लटक के या ऊपर बैठ के जाता था। तो 90 to 95% टाइम मेरी जर्नी 11th 12th में लटक के या ऊपर बैठ के हुई है। कभी बार तो मैंने बोनेट पे बैठा है, उस टाइम मेरे घर शिकायत भी गई कि आपके बेटों को कहीं बताओ, बट परिस्थिति नहीं थी। 10 रुपए में आकर जाकर 11th 12th में करता था। बट मैंने 11th में 97.87 मार्क में मेरा 5th रैंक आया। फिर मैंने उस टाइम कभी खुद को नहीं बोला कि तेरी परिस्थिति डिफिकल्ट है, तुझे आने जाने में टाइम लगता है, तू रूम वहां करके नहीं बैठ सकता, ना वहां कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकता, इसलिए तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। 12th तक घर में लाइट नहीं थी। बीटेक में गया तो मुझे पहला मोबाइल मिला, वो भी चाइना का, वो भी सैमसंग का, पता होगा, लाल कलर का ठोकला जिसको बोलते थे, वो मुझे मिला। मैं जब 12th में था तो हमारे घर में पहला चाइना मोबाइल आया। और जो चिमनी होती थी, केरोसिन की चिमनी, हालांकि केरोसिन बंद हो गया है, वो हमेशा मेरे, जब मैं सोता था तो मेरे सर के यहाँ रहती थी। बहुत बार तो हड़बड़ा के उठ जाता था रात के 2 बजे 3 बजे, कभी सुबह। तो ये पता था कि जर्नी मुश्किल है, सफर मुश्किल है, बस इस सफर से डिमोटिवेट नहीं होना है। हमेशा घर वाले प्रमोट करते थे, टीचर जब भी बोलते थे तो ये आगे जाके बड़ा नाम करेगा, ये बोलते थे। गांव वालों को भरोसा था, मुझे पता था कि मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे मेंटर्स, मेरे गांव वाले सब मुझ पे भरोसा करते हो। मुझे इस भरोसे को नहीं छोड़ना है, नहीं तोड़ना है, इसे भली भांति पूरा करना है। और 12th में इतनी मुश्किल कठिनाइयां होते हुए भी मैं वहां से 91% लेके टॉप निकला। इन सारी चीजों को मैं यूं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप एक चीज दिमाग में बिठाइए। अगर आपने आज कोई सपना देखा हो, ड्रीम देखा हो, तो उसको आप श्योर हासिल कर सकते हैं। आज आप डिसाइड कर लें। उसके लिए आपके पास कोई भी कठिनाई हो, कोई भी कठिनाई हो, आपको रोक नहीं सकती। ये मुझे आपकी से कहना, आप लोगों को कहना है। जो 10th और 12th में जा रहे हैं, जिनके बोर्ड की एग्जाम भी होंगी, उन लोगों को मैं ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेष देता हूं। क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन का फेज है वो अभी पीक पे होना चाहिए। क्योंकि अभी आप कुछ ही दिन में एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो इस टाइम आपकी रिवीजन पीक पे होनी चाहिए। सभी सब्जेक्ट में जो आप पढ़ रहे हैं उसको ज्यादा क्वालिटी से और रैपिडली पढ़ रहे होंगे। जो भी लोग ज्यादा पढ़ाकू होते हैं वो कभी कभी डर बैठ जाता है एग्जाम के पहले। मैं खुद पढ़ाकू था, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको। बट थोड़ा सा डर, थोड़ी सी एंजाइटी ठीक है, वो होती है और वो होनी चाहिए, उससे आपकी पढ़ाई भी ज्यादा होती है। बट कभी भी एग्जाम के पहले प्रेशर मत लीजिएगा। जिस टाइम लगे आपको कि ये चीज मुझे एग्जाम में हेल्प करने की बजाय मुझे पीछे ले जा सकती है, उस चीज को छोड़िए। और जो अच्छे से पढ़ाई करते आए हैं अभी तक, वो अपने खुद पे बिलीव रखें कि आप एग्जामिनेशन में जाके जरूर सक्सेस हो गए। मैं ये बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि जो टीचर का जॉब है, लॉयर का जॉब है, इंजीनियर का जॉब है, IAS है, IPS है, हर जॉब, हर करियर, हर प्रोफेशन अपने मायने में बेहतर है। बट ये मैं जरूर कहूंगा कि जिस भी प्रोफेशन में आप जा रहे हो उसमें बेस्ट करने की कोशिश करिए। ये बहुत चीज है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो सफर है, ये सफर कभी रुकता नहीं है। ऐसा कभी सोचना नहीं कि 12th में मैंने टॉप कर लिया तो अब खत्म है, कोई करने की जरूरत है नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि यहाँ फुटबॉल के बारे में जिक्र हुआ, ग्राउंड्स के बारे में जिक्र हुआ, और बहुत सारा भामाशाहों ने भी उसके लिए कंट्रीब्यूट किया और स्टेट लेवल पे फुटबॉल खेला है। तो बीइंग एथलेटिक्स, दिसंबर 8 पे पिछले साल मैंने आयरनमैन का इवेंट कंप्लीट किया है। इसमें लगभग 113 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होता है, 2 किलोमीटर तैरना होता है, उसके बाद 90 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है, और उसके बाद 21 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो लगभग 8.5 घंटे में बिना रुके कंप्लीट करना होता है। मैंने वो 7 घंटे 29 मिनट में कर दिया। और
जब नेशनल पुलिस एकेडमी में मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो हमारी प्लेटून जो थी वो विनिंग एथलेटिक्स प्लेटून थी, जिसमें मैं कैप्टन था। और एथलेटिक्स में रनिंग होता है, फील्ड इवेंट होते हैं, वो ट्रैक होता है, तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अपने यहाँ जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, उस स्पोर्ट की फैसिलिटीज के वजह से अपने यहाँ जितने भी लड़के या लड़कियां बैठी है उनमें से नेशनल लेवल के एथलीट और ओलंपिक लेवल के एथलीट क्यों बन सकते हैं। मैंने वहाँ जावलिन में और जो हाई जंप का इवेंट था उसमें गोल्ड मिला था। तो जब मेरी वहाँ के जो जज थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ट्रेन किया जाता थोड़ा भी तो आप नेशनल लेवल के एथलीट बन सकते थे। हालांकि उसके पहले जब मैं नेशनल पुलिस एकेडमी के ट्रेनिंग में एंट्री हुआ, उसके पहले प्रोफेशनल ना कोई इवेंट किया था। गांव का लड़का होने की वजह से दौड़ना भागना और खेलना कूदना वो तो पहले से था। बट उस टाइम मुझे ये चीज पता चली कि जो रूरल एरिया के लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको स्पोर्ट्स में सही डायरेक्शन मिल जाए, सही दिशा मिल जाए तो वो आगे जाके नेशनल लेवल के एथलीट जरूर बन सकते हैं। और उसकी शुरुआत सबसे बढ़िया जगह है स्कूल। और स्कूल की जगह अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ उनको अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, टीचर्स हो सकते हैं या कोई सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं अपने आजू बाजू के एरिया में, वो आके स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं कि कौन से प्रॉपर टेक्निक से करना है। और रेगुलरली अगर उनके स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होते हैं तो वो भली बात है आगे जाके बड़ा एथलीट बन सकते हैं। हालांकि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बट बीइंग फ्रॉम द पुलिस में 3 चीजों के बारे में आपको जागरूक जरूर करूंगा जाते जाते। सबसे पहली चीज है साइबर क्राइम। जो साइबर क्राइम सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है आज के युग में। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो पेंशनर्स होते हैं, बहुत बार हमने देखा है कि उनकी जो पूंजी होती है वो कभी कभी ये जो साइबर फ्रॉस्टर है वो खा जाते हैं। कभी कभी जो सोशल मीडिया यूजर्स है, मैं पहले बता दूं कि जो मैंने फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, मैं पुलिस एकेडमी में जब मैं ट्रेनिंग लिया था और मैं जब आईपीएस में सिलेक्ट हुआ उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। मैं ये पहले आप लोगों को ये बता दूं कि सोशल मीडिया जिसके पास सपना है उसको हासिल करना है ना, इन डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप खुद का अकाउंट डिलीट करिए और मोबाइल को जितना स्टडी के लिए यूज करना चाहते हैं उसके लिए यूज करिए। क्योंकि जब तक आपकी जर्नी है, सफर है, कुछ बनना है, तब तक वो आपकी प्राइमरी जर्नी है, बाकी सभी चीजें आपके लिए जरूरी है, ये बात समझ लीजिए। तो सोशल मीडिया पे कोई लिंक आती है, इंस्टाग्राम पे लिंक आते हैं, फेसबुक के लिंक आती है, व्हाट्सएप पे लिंक आती है, तो बिना सोचे हम उसको क्लिक कर देते हैं। या कोई कॉल आ जाता है और वो कहता है कि आप ओटीपी शेयर करिए, या कोई कहता है कि आपको हमने डिजिटली अरेस्ट किया है, तो उस टाइम हमारे कान खड़े नहीं होते, हमारे कान खड़े होने चाहिए। उस टाइम हमें जागरूक होने की जरूरत है। किसी लिंक को बिना सोचे क्लिक करना, किसी को ओटीपी शेयर कर देना, बैंक की डिटेल शेयर करना, आपकी पर्सनल डिटेल शेयर करना, आधार कार्ड डिटेल शेयर करना, इन सारी चीजों के बारे में आपको जागरूक होने की जरूरत है। और अगर आप भली बाती जागरूक होंगे तो आप आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, समाज में इतर जो लोग हैं उनको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और ये जो सबसे बड़ा क्राइम अभी घट रहा है, जो साइबर क्राइम है, उसे रोका जा सकता है। कभी भी किसी के साथ साइबर क्राइम होता है और उसमें भी है फाइनेंशियल फ्रॉड, इसके पैसे अकाउंट से चले जाते हैं, तो एक बात आप याद रखिए, 1930 मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 1930 या 1930 के जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है उस पे कॉल करने के लिए बोल दीजिए। वो कोई भी हो सकता है, किसके भी आप भी कॉल कर सकते हैं। और जितना जल्दी 4 घंटे के अंदर अगर कोई कॉल करता है उसके पैसे चले जाने से, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके पैसे रोक दिए जा सकते हैं, उसको वापस मिल सकते हैं। तो आप एक बात अपने दिमाग में बिठाएं कि 1930 से हेल्पलाइन नंबर है और साइबर क्राइम रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो उसको आप नहीं करोगे, आप किसी लिंक नहीं क्लिक करोगे, या किसी के साथ ओटीपी नहीं शेयर करोगे, या कोई कॉल करके किसी की आवाज में बता रहा है मुझे पैसे भेजना है, पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज ऐसे फोन पे आपको बताता है तो आपको जागरूक होना है। दूसरी चीज है व्हीकल चलाना, गाड़ी चलाना, और वो भी विदाउट हेलमेट चलाना, और दूसरा दारू पीकर चलाना। बहुत बार हम ये सुनते हैं कि यार इसने हेलमेट पहना होता तो ये बच जाता, बहुत बार सुनते हैं। दूसरी चीज हम ये सुनते हैं कि यार इसका एक्सीडेंट हुआ, ये मर गया, ये दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। तो ये चीजें जो है वो हमारे शत्रु है, हमारे दुश्मन है, ये आप समझ लीजिए। जो भी हेलमेट चलाकर, हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चला रहा है उसको आपको बताने की जिम्मेदारी है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट। आप उनको सिखा सकते हो और आप खुद भी सीख सकते हो कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो तत्व है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है।
घर में कोई भी हो सकता है जो दारू पीकर गाड़ी चला रहा है, उसको रोकना आपकी जिम्मेदारी है, उनको बताना आपकी जिम्मेदारी है। थर्ड चीज है जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद कर रही है, वो है ड्रग्स, नशीली पदार्थ। गांजा हो सकता है, अफीम हो सकता है, एमडी हो सकता है, स्मैक हो सकता है। ये बहुत बार आप देखोगे, बहुत बार जो भी ड्रग्स में लिप्त लोग होते हैं उनसे क्राइम होता है, वो खुद का कंट्रोल खो देते हैं, वो जो नॉर्मल लाइफ की जिंदगी है वो लोग भूल जाते हैं। ये बहुत ही भयानक चीज है। उसके चलते जो फैमिली की आर्थिक परिस्थिति होती है, जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो वीक होती है, घर में अशांति होती है, समाज में क्राइम लगता है। तो ये जो चीज है 100% समाज के लिए, इंडिविजुअल के लिए, सबके लिए घातक है। तो आपको जो भी ये चीज कर रहा है उसको रोकना है। जो भी लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजना है। जालोर में रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑलरेडी बना है, सांचौर पे जल्दी वो आ जाएगा। जहां भी कोई ड्रग्स से रिलेटेड, नशीली पदार्थ से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहा है उसकी जो जानकारी है तुरंत पुलिस को दे दो। मेरा नंबर सबके पास है, मुझे दे दो, उस पर मैं 100% कार्रवाई करूंगा। तो ये जो 3 चीजें हैं कि आप आज के जो मेरे जो कन्वर्सेशन था आपके, उससे आप भली बातें उसको ले जाएंगे आगे। ये मैं एक खुद से प्रॉमिस करता हूं कि, और एक सेटिस्फाई भी होता हूं कि आप भली बातें इसको समझे होंगे और आप और लोगों को बताएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ बैठे हैं इतने देर से, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है वहां बैठकर सुनना, क्योंकि मैं भी एक समय वही बैठकर आया हूँ, बट फिर भी आप लोगों ने मुझे सुना। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और उनको विश यू गुड लक। यहाँ जितने भी भामाशाह हो इनका फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया, यहाँ मुझे गौरव किया और मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार।